अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7, ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने प्रोटोजोन्स जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनके मेजर ग्रुप्स को डिस्कस करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं पहले ग्रुप से, दैट इज़ सार्कोडीना। अब जितने भी ग्रुप्स हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, तमाम ग्रुप्स में 3 चीज़ें हम मस्ट देखेंगे: लोकोमोशन, लाइफस्टाइल और हैबिटेट। चौथी चीज़ जो हो सकती है वो एग्जाम्पल्स हैं, और 5वें नंबर पे अगर कोई स्पेशल स्ट्राइकिंग फीचर है, कोई स्ट्रक्चर है, तो उसका भी साथ 5वें नंबर पे जहाँ होगा उसका जिक्र कर लेंगे। लेकिन मेनली 3 चीज़ें सब ग्रुप्स में: लोकोमोशन, लाइफस्टाइल और हैबिटेट। अब इन तीनों में जो सबसे अहम है ना बच्चे, वो लोकोमोशन है। आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था कि प्रोटोजोन्स के जो ये हमने ग्रुप्स बनाए हैं, ये बेस करते हैं, इनकी बुनियाद ही लोकोमोशन है। और कुछ आप याद रखो ना रखो, इसमें आप लोकोमोशन के जो पॉइंट हैं उनको, जो पॉइंट्स हैं, जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको लाजमी याद रखोगे कि यहीं से MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो सार्कोडीना और सार्कोडीना में पहली हेडिंग लोकोमोशन। तो प्रोटोजोन्स, वो प्रोटोजोन्स जो मूव करते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस या सोडोपोडिया से, हम उनको सार्कोडीना ग्रुप में रखते हैं और उन मेंबर्स को सार्कोडाइन्स का नाम देते हैं। यानी सार्कोडीना ये वो प्रोटोजोन्स हैं जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से मूव करते हैं, और इन्हीं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस का दूसरा नाम क्या है? सोडोपोडिया। अब जैसे पहले कहा कि सार्कोडीना में ये तो ग्रुप है सार्कोडीना, इसमें जो मौजूद प्रोटोजोन्स हैं उनको सार्कोडाइन्स कहेंगे, यानी मेंबर्स ऑफ द सार्कोडीना आर कॉल्ड सार्कोडाइन्स। दूसरी जो हेडिंग है स्टूडेंट्स, वो लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल का मतलब है कि ये प्रोटोजोन्स फ्री रह रहे हैं या किसी के साथ मिल के एज अ पैरासाइट किसी होस्ट के साथ अटैच होकर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ज़्यादातर जो सार्कोडाइन्स हैं वो फ्री लिविंग हैं, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो पैरासिटिक भी हैं, पैरासाइट्स के तौर पे भी अपनी ज़िंदगी वो गुजारते हैं। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हैबिटेट। अब जो सार्कोडाइन्स हैं इनके ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो एक्वेटिक हैं, मोस्टली ये एक्वेटिक है, और एक्वेटिक दोनों मैरीन वाटर में भी हैं और फ्रेश वाटर में। इसके अलावा इनकी कुछ स्पीशीज़ जो वेट लैंड है, मोइस्ट लैंड है, वहाँ पे भी डिस्कवर हुई हैं। तो स्टूडेंट्स जो एक्वेटिक हैं उनमें कुछ फ्रेश वाटर और कुछ मैरीन वाटर। जो फ्रेश वाटर हैं इनके पास शेल नहीं होता बाहर। इसकी एग्जांपल जो है वो अमेबा प्रोटियस, ये फ्री लिविंग है, और एंट अमेबा स्टोलाइटिका, ये पैरासाइट है, ह्यूमन पैरासाइट है, और ह्यूमंस में ये डिजेंट्री काज करता है, बड़ों में भी और बच्चों में भी। तो एंट अमेबा स्टोलाइटिका बहुत मशहूर है क्योंकि ये पैरासाइट है ह्यूमंस का, तो इसको आप MCQ के लिए ख़ास तौर पे याद रखेंगे। आगे बात बढ़ाएं तो फिर आ जाएगा जिक्र उन सार्कोडाइन्स का जो कि मैरीन वाटर के अंदर जो है वो मौजूद हैं। इनके पास जो है वो शेल मौजूद होता है। अब वो शेल केमिकली या तो कैल्शियम का बना होगा, और कैल्शियम में साथ कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ज़्यादातर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ना, स्पेशली एनिमल्स और एनिमल लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक्वेटिक, और एक्वेटिक में मैरीन वाटर में, समंदर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके शेल्स होते हैं। वो एनिमल्स जो मैरीन वाटर में रहते हैं, ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो हैं उनके बाहर जो है वो शेल्स होते हैं। वो शेल्स केमिकली या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे या फिर वो सिलिका के बने होते हैं। सिली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका फार्मूला होता है, और सिलिका जो है ये सैंड का ही इसका फार्मूला है। सैंड का दूसरा नाम भी सिलिका ही है, SiO2, सिलिकॉन Si, और फिर ऑक्सीजन O और नीचे 2, SiO2। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट का जिनका शेल्स होता है उसमें एग्जाम्पल फोरामिनीफेरा, और जो सिलिका शेल्स के साथ हैं उनमें एक्टिनोपोड्स एग्जाम्पल्स हैं। कुछ जो है जैसे मैंने ऊपर बताया कि वो वेट या मोइस्ट लैंड्स में भी पाए जाते हैं, मोस्टली एक्वेटिक है। अभी हमने 2 अमेबा का जिक्र किया, एक अमेबा प्रोटियस और एक एंट अमेबा स्टोलाइटिका। तो इनकी डायग्राम्स यहाँ पे देख लें। ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ये एंट अमेबा स्टोलाइटिका, और ये इसके साथ जो डायग्राम है ये अमेबा प्रोटियस है जो कि फ्री लिविंग है। एंट अमेबा स्टोलाइटिका ये है ह्यूमन पैरासाइट। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में जू फ्लैजिलेट। अच्छा, थोड़ा सा डायग्राम पे कुछ स्ट्रक्चर्स को देख लें, ये ना कहें स्टूडेंट्स के
स्ट्रक्चर पे बात ही नहीं कुछ की हमने। तो सोडोपोडियम बात कर ली हमने कि ये मूव करते हैं सोडोपोडिया ही की मदद से। फिर ये फूड वैक्यूल है, प्रीवियस लेक्चर में वैक्यूल्स का जिक्र हो चुका, न्यूक्लियस है। फिर एक और फूड वैक्यूल और कंट्रक्टाइल वैक्यूल, प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर्स का जिक्र हो चुका। फिर सोडोपोडियम एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, फिर इस तरह इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल है। अब इसने चूँकि ये पैरासाइट है तो इसने रेड ब्लड सेल को इंजेस्ट कर रखा है फूड के तौर पे। न्यूक्लियस है और फिर न्यूक्लियोलस उसके अंदर जो है वो शो किया गया है। तो ये इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं जो लेबल किए गए उनका जिक्र कर लिया। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा नाम है, टर्म है जिसका हमने पहले जिक्र ना किया हो या आप ना जानते हो। तो चले आप जू फ्लैजिलेट्स की तरफ आते हैं। वहीं बेसिक 3 एडिंग्स लोकोमोशन। जू फ्लैजिलेट्स का नेम सजेस्ट करता है फ्लैजिलेट, जो फ्लैजिलेट का साथ वर्ड है फ्लैजिलम को इंडिकेट कर रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, हर बच्चा जो है वो आसानी से बता सकता है कि जू फ्लैजिलेट के अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिला है, तभी इनको जू फ्लैजिलेट्स का नाम दिया गया। जू एनिमल के लिए और फ्लैजिलेट्स फ्लैजिला वाले, यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनके पास फ्लैजिला है। जहाँ तक बात लाइफस्टाइल की है तो स्टूडेंट्स जो जू फ्लैजिलेट्स हैं ज़्यादातर फ्री लिविंग है, चंद एक स्पीशीज़ जो हैं वो पैरासिटिक हैं इस ग्रुप में भी। और हैबिटेट ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी हैं और मैरीन वाटर में। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो वेट यानी मोइस्ट लैंड में भी डिस्कवर हुई हैं। फिर एग्जांपल्स की बात है तो एग्जांपल में ट्राइपैनोसोमा, ये ह्यूमन पैरासिटिक फ्लैजिलेट है, ह्यूमन पैरासाइट है। इसी तरह से क्वानोफ्लैजिलेट, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर यहाँ फ्लैजिलेट्स में से क्वेश्चन बनता है ना तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। जारी बात है, बड़ा आसान है पिक करना कि फ्लैजिलेट्स हैं तो फ्लैजिला है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वानोफ्लैजिलेट पे पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ, ज़रा नोट्स में मौजूद चीज़ों को डिस्कस कर लें। तो जो क्वानोफ्लैजिलेट है ये मैरीन में है या फ्रेश वाटर के फ्लैजिलेट्स हैं, यानी दोनों वाटर्स के अंदर जो मौजूद हैं। फिर ये बाकी फ्लैजिलेट्स के मुकाबले में क्वानोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये ससाइल हैं। इनके फ्लैजिला जो हैं इनको लोकोमोशन नहीं दे रहे, बल्कि इनके जो फ्लैजिला हैं वो फूड को पकड़ने में, फूड को ग्रैस्प करने में इस्तेमाल होते हैं। और इनको क्वानोफ्लैजिलेट्स के साथ जुड़ा हुआ एक स्टाक है, जिस स्टाक की मदद से ये अपने सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, तभी इनको ससाइल कहा जाता है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को किसी सबस्ट्रेट के साथ, सरफेस के साथ अटैच करके ज़िंदगी गुजारते हैं, मूव नहीं करते, उनको ससाइल बोला जाता है। लोकोमोशन का अपोजिट ससाइल आ जाएगा। तो एक स्टाक है जिसकी मदद से सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते हैं और इनके पास जो फ्लैजिला हैं वो फिर जैसे मैंने कहा कि फूड को कैप्चर करने में इस्तेमाल होते हैं। अब जो ये इनका फ्लैजिलम है, अब क्वानोफ्लैजिलेट टर्म की तरफ आते हैं। तो फ्लैजिलेट तो वर्ड फ्लैजिला को इंडिकेट करता है, उसके पीछे जो पार्ट है ना क्वानो मीन्स कॉलर। तो ये क्वानोफ्लैजिलेट्स का एक जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो ये कि इनके फ्लैजिला के आसपास जो है एक ज़बरदस्त किस्म का कॉलर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको कॉलरी हम कहते हैं। और ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो कॉलर है, ये स्पॉन्जेस के जो कॉलर सेल्स हैं उनसे मैच करता है, उन्हीं इन जैसा है। अब ये मैचिंग का क्या लिंक है मैं अभी थोड़ी देर बताता हूँ, लेकिन पहले डायग्राम में यहाँ पे देख लें। ये जो है आपको क्वानोफ्लैजिलेट दिखाया गया, ये स्टाक है, स्टाक की मदद से सर पे साथ अटैच होता है और यहाँ पे फ्लैजिलम जो है वो लेबल्ड है और आप कॉलर देख सकते हैं फ्लैजिलम के आसपास। और ये कॉलर जो है, फ्लैजिलम जो है वो फूड को घेर के लेके आता है और ये जो कॉलर जो है उसी फूड मटेरियल को ग्रैस्प करने में आगे उसको हेल्प करता है। तो फूड के साथ कॉलर का लिंक है। अब ये जो कॉलर है क्वानोफ्लैजिलेट्स में, इसी तरह का जो कॉलर है, ये कॉलर सेल्स होते हैं स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस जो है वो एनिमल्स का पहला ग्रुप है। किंगडम एनिमेलिया में जब आप जाएँ ना तो पहला जो फाइलम है वो स्पॉन्जेस का है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है एनिमल्स की, सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं स्पॉन्जेस। अब स्पॉन्जेस में कॉलर सेल्स होते हैं, उनके पास भी इसी तरह का कॉलर है। तो साइंटिस्ट का ख्याल ये है, जो क्वेश्चन आता है ना क्वानोफ्लैजिलेट्स में, एक तो इनके पास कॉलर होता है, ये चीज़ एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। दूसरी जो चीज़ पूछी जाती है वो ये कि इनका जो इनकी जो सिमिलैरिटी है, मैचिंग है, वो किन के साथ है? स्पॉन्जेस के साथ है, स्पॉन्जेस के साथ मैच करते हैं। और साइंटिस्ट का ये ख्याल है
कि जो एनिमल्स हैं, ये किंगडम एनिमेलिया है, उसका जो आगाज़ हुआ है वो इन्हीं जो क्वाइनोफ्लैजिलेट्स हैं इनसे हुआ है, क्योंकि स्पॉन्जेस जो हैं उनमें भी ये मौजूद है कॉलर। तो इस सिमिलैरिटी की वजह से ये ख्याल किया जाता है कि स्पॉन्जेस जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं क्वाइनोफ्लैजिलेट्स से। अब इसके साथ एक और एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा के स्ट्रक्चर देख लें, यहाँ कुछ नए नाम है तो बता देता हूँ। कैनेटोप्लास्ट लिखा गया है। अब कैनेटोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को याद रखें तो बेहतर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बाज़ औक़ात जो डायग्राम है उसमें से एमसीक्यू बना लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते होते हैं। तो ये एक अच्छी आदत है कि डायग्राम में मौजूद जो लेबलिंग है वहाँ पे जो अगर कोई नया वर्ड आ जाता है जिसका टेक्स्ट में ज़िक्र नहीं आया लेकिन डायग्राम में मौजूद है तो आप उसके बारे में एक दो बातें तो जानें। तो कैनेटोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है। असल में ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है, एक ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए काफ़ी ज़्यादा है, यानी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ मौजूद हैं, डीएनए का एक ढेर लगा हुआ है, मैसिव अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा है। तो इस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर मैस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स हो, जिसको हम कैनेटोप्लास्ट कहते हैं। बेसल बॉडी को कहते हैं। बेसल बॉडी का जिक्र कहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स? प्रीवियस चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में फ्लैजिलम पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको याद हो कि हमने कहा था कि फ्लैजिलम का जो ओरिजिन है साइटोप्लाज्म से हो रहा है और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द बेसल बॉडी। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 के अंदर यूकैरियोटिक फ्लैजिलम और सीलिया पढ़ के आए हैं और वहाँ पे भी हमने कहा था कि वो भी किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं? बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम जो है वो स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में और फंक्शन में, फंक्शन के मैकेनिज्म में फ़र्क है उनका, लेकिन जो बेसल बॉडी है ना उसी का दूसरा नाम जो है वो बेसल ग्रैन्यूल है। बेसल ग्रैन्यूल इज़ द बेसल बॉडी। फिर पेलिकल का वर्ड है। ये पेलिकल एक थिन लेयर है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्रोटीन की बनी है जिसको पेलिकल कहते हैं। प्रोटेक्शन में इसका रोल है। फिर अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन, ये क्या बुला है? तो स्टूडेंट्स जो फ्लैजिलम है ना प्रोटोजोआ में बाज़ दफ़ा ये देखा गया, जैसे यहाँ पे ट्राइपैनोसोमा में आप ये देख सकते हैं, तो जो फ्लैजिलम है वो मॉडिफाई हो जाता है और फ्लैजिलम लंबा होके आगे जाके फिर वापस अपने ऊपर रैप हो जाता है और एक मेम्ब्रेन लाइक जो है वो अपीयरेंस ले लेता है। जिस तरह फिशेस है ना, फिशेस में फिन होता है, तो एक अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन है, ये फिशेस के फिन की तरह है, ये फिन लाइक स्ट्रक्चर है। और अंडोलेशन का मतलब होता है वेव लाइक मूवमेंट। तो अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन इसको इसलिए, एक तो ये मॉडिफाइड फ्लैजिलम है, अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन नंबर 1 ये मॉडिफाइड फ्लैजिलम है। और इसको अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन क्यों कहा? क्योंकि ये फिन लाइक मेम्ब्रेन लाइक इसकी अपीयरेंस है। फ़ायदा इसका क्या है मॉडिफिकेशन का? इससे जो अंडोलेशन है, मोबिलिटी है, वो इन्हेंस हो जाती है, ज़्यादा मोबिलिटी आ जाती है, ये हम लोकोमोशन मूव करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो इसी को अटैच्ड फ्लैजिलम, ये जो मॉडिफाइड है जो अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, ये अटैच्ड है। फिर फ्री फ्लैजिलम है जो अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है। और फिर न्यूक्लियस, इसके ऊपर तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। तो इसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और नेक्स्ट हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं जो कि सिलिएट्स हैं। इनका भी नेम सजेस्ट करता है कि इनमें कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा। डेफिनेटली लोकोमोशन के लिए इनके पास हेयर लाइक एक्सटेंशंस यानी सीलिया जो है वो मौजूद है। इसके अलावा इनके पास एक एडिशनल लेयर जो है वो भी मौजूद है जो फ्लेक्सिबल स्किनी लेयर है, स्किन लाइक थिन स्किन, पेलिकल स्किन, थिन स्किन को भी कहते हैं। और ये पेलिकल की जो टर्म है ना, ये सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती प्रोटोजोआ में, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे पेलिकल का जो टर्म है यूज़ होता है। इवन कुकिंग में भी पेलिकल की टर्म जो है वो मौजूद है। मीट के ऊपर एक तह सी बन जाती है, उसको पेलिकल कहते हैं। एनी हाउ जो पेलिकल है, वैसे ऊपर हमने अभी ट्राइपैनोसोमा में पेलिकल का जिक्र किया, वहाँ पे मैंने आपको बताया, लेकिन सिलिएट्स में पेलिकल जो है वो ख़ास तौर पे मौजूद होती है जो कि एक फ्लेक्सिबल थिन कवरिंग है, प्रोटेक्शन का रोल प्ले करती है। लाइफस्टाइल में आ जाएं तो मोस्टली फ्री लिविंग है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ यहाँ पे भी
पैरासाइट्स का लाइफस्टाइल रखती हैं। हैबिटेट इनका भी बाकियों की तरह है कि फ्रेश वाटर में भी हैं, मैरीन वाटर में भी हैं, और जो वेट मोइस्ट लैंड है उसमें भी पाए जाते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो ये तीसरा ग्रुप है। ऊपर वाले जो दोनों ग्रुप्स हैं उनका लाइफस्टाइल और हैबिटेट, और इस तीसरे ग्रुप का लाइफस्टाइल और हैबिटेट एक ही जैसा है। जहाँ तक बात कुछ स्पेशल करैक्टर्स की है, स्ट्राइकिंग फीचर्स की है, तो इनमें स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। उन स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स में दो तरह के न्यूक्लियाई का मौजूद होना है। अगर आपसे सिलिएट्स के ऊपर यानी सिलिएट्स के पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी चीज़ के बारे में आएगा कि सिलिएट्स का जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो इनके पास दो तरह के न्यूक्लियाई का होना, ये फीचर बाकी प्रोटोजोन्स में आपको नहीं मिलता। अब ये दो तरह के जो न्यूक्लियाई हैं, दो तरह के जो न्यूक्लियस हैं, इनमें एक साइज़ में छोटा होता है, एक बड़ा होता है, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं, नाम सजेस्ट करता है कि ये स्मॉलर इन साइज़ है, मैक्रो न्यूक्लियस लार्जर इन साइज़। माइक्रो न्यूक्लियस में ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस सिर्फ एक ही देखा गया है जो अब तक की स्टडीज़ हैं। फिर माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड इन नेचर है, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो पॉलीप्लॉयड है। यानी 1n हो तो हैप्लॉयड कहते हैं, 2n हो तो हम उसको डिप्लॉयड कहते हैं, 3n हो तो ट्रिप्लॉयड कहते हैं, जब 4n 5n ये इससे भी ज़्यादा नंबर हो तो उसको पॉलीप्लॉयड का नाम देते हैं। अब जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये अंडरगोज मियोसिस, और मियोसिस के बाद ये हैप्लॉयड हो जाता है ना। जब मियोसिस होती है तो मियोसिस डिप्लॉयड को हैप्लॉयड बना देती है। तो एक तो माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होता है, मियोसिस शो करता है, और मियोसिस के बाद हैप्लॉयड हो जाता है, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड नहीं होता। दूसरी बात, चूँकि माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, मियोसिस शो कर रहा है, तो अंडरस्टूड सी बात है इसका फंक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल प्रोसेस में इसका रोल है, जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनका डिफरेंस या इनके में से कोई एक आ जाए, उसके फीचर्स दोनों पूछ लिए जाएँ डिफरेंस, तो अब आपके पास डाटा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप आसानी से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि सिलिएट्स में जो सबसे मशहूर एग्जांपल है वो पैरामीशियम है। तो इसमें भी डिफरेंट, इसमें जैसे एनल पोर है, गलट है, ओरल ग्रूव है, माइक्रो न्यूक्लियस है और मैक्रो न्यूक्लियस यहाँ पे शो किया गया। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल का सी मिसिंग है, वैक्यूल का वी मिसिंग है, लेकिन पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और एक आगे भी होगा। इंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सीलिया है और पेलिकल है, और फिर ट्राइकोसिस्ट मौजूद है अंदर की तरफ प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो ग्रूव है, ग्रूव डिप्रेशन को या नाली वगैरह को कहते होते हैं। ओरल ग्रूव यानी ये माउथ के तौर पे एक्ट करता है, ओपनिंग है जहाँ से चीज़ें जो हैं फूड वगैरह मटेरियल वगैरह जो है वो इंटर होगा। और गलट का जो ताल्लुक है वो स्टोरेज के साथ है। ओरल ग्रूव से जो फूड है, बैक्टीरिया वगैरह वो इंटर होते हैं और गलट के अंदर वो फूड जमा होती रहती है, और जब ये गलट भर जाता है फूड से तो इसमें से फूड वैक्यूल बनकर वो फूड जो है वो अलग हो जाती है। वो फूड वैक्यूल फिर लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होता है और उसकी फूड की फिर लाइसोसोम के साथ फ्यूजन के बाद डाइजेशन हो जाती है। एनल पोर ये एक और पोर है। ऊपर वाला जो पोर है ना, जो माउथ के तौर पे एक्ट कर रहा है, उसको ओरल ग्रूव कहा गया। और यहाँ पे एक और पोर है एनल पोर, जो कि एग्जिट के तौर पे एक्ट करता है, जहाँ से वेस्ट वगैरह जो है वो रिमूव किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होगी पेलिकल वगैरह के ऊपर, पहले ही हम बात कर चुके हैं। फिर स्टेंटर इसमें एक एग्जांपल है और वर्टिसिला एक और एग्जांपल है। लास्ट के ऊपर जो चौथा ग्रुप है वो स्पोरोजोआ, जिनको एपिकम्प्लेक्सन्स कहते हैं, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बता दूं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत मशहूर ग्रुप है एपिकम्प्लेक्सन्स, और इनके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो इनका स्ट्राइकिंग फीचर है, वो ये कि ये सारे के सारे ही पैरासाइट्स हैं, इनमें कोई भी फ्री लिविंग नहीं है। पूरा जो ग्रुप भी स्पोरोजोआ का एपिकम्प्लेक्सन्स का, अभी तक कोई फ्री लिविंग डिस्कवर नहीं हुआ। जितने भी डिस्कवर्ड एपिकम्प्लेक्सन्स हैं सारे पैरासाइट्स हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में यही एमसीक्यू पूछा जाता है कि प्रोटोजोन्स में उस ग्रुप का नाम बताओ जिसमें सारे मेंबर्स जो हैं पैरासाइट्स हैं। ये पैरासाइट्स का जो स्पेशल ग्रुप है प्रोटोजोन्स का वो कौन सा है? तो स्पोरोजोआ या एपिकम्प्लेक्सन्स।
जहाँ तक बात लोकोमोशन की है तो प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था कि जो पैरासिटिक फॉर्म है उनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, लेकिन अगर इन्होंने मूव करना है तो ये फ्लैक्सिंग ऑफ बॉडी से मूव कर सकते हैं। फ्लैक्सिंग ऑफ बॉडी का मतलब है कि अंडोलेटिंग मूवमेंट शो कर सकते हैं। अंडोलेटिंग मूवमेंट या फ्लैक्सिंग ऑफ बॉडी क्या बुला है, तो जो वेव लाइक मोशन होती है ना उसको अंडोलेटिंग मूवमेंट या मोशन बाय फ्लैक्सिंग ऑफ बॉडी कहते हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये वेव लाइक कैसे है, तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फ़ौरन आप समझ जाओगे कि अंडोलेटिंग मूवमेंट वेव लाइक मोशन मूवमेंट कैसी है। स्नेक को तो आपने देखा होगा रियल में या किसी मूवी क्लिप वगैरह में, तो सांप की जो लोकोमोशन है ना उसका जो चलना है वो वेव की तरह होता है, उसको अंडोलेटिंग मूवमेंट कहते हैं। तो उसी की तरह की ये भी फ्लैक्सिंग ऑफ बॉडी यानी अपने साइटोप्लाज्म को इधर उधर मूव करते हुए वेव लाइक अंडोलेटिंग मूवमेंट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये ऐसा नहीं करते। पैरासिटिक हैं, अपने आप को एक जगह पे अटैच करके रखते हैं। लाइफस्टाइल जिक्र कर चुके कि इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, और पैरासिटिक करेक्टरिस्टिक्स में दो ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 कि ये एक स्पोर बनाते हैं जिसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर यानी सिस्ट मौजूद होती है। तो ये एक होस्ट में स्पोर बना रहे हैं और उससे होस्ट ये स्पोर जब निकल जाएगा तो ये फिर जब निकलेगा इन्वायरमेंट में आएगा, तो इन्वायरमेंट में फूड को या वाटर को इस्तेमाल करते हुए दूसरे होस्ट में दाखिल हो जाएगा, नेक्स्ट होस्ट में चला जाएगा। क्योंकि ये स्पोर नेक्स्ट होस्ट में जाके इन्फेक्शन काज करेगा, इसलिए आपकी बुक में इसको इन्फेक्टिव एजेंट कहा गया। जो इन्फेक्टिव एजेंट है एक होस्ट में ये बना, पैरासाइट है ना, प्रोटोजोन पैरासाइट है, एक होस्ट में मौजूद है। तो उस होस्ट में जब ये अपनी लाइफस्टाइल गुजार रहा है, तो उस होस्ट में जब अपने इसने साइकिल अपना मुकम्मल किया, तो साइकिल के एंड पे पहले होस्ट में उसने क्या बना लिया, स्पोर। अब ये स्पोर पहले होस्ट में से निकलेगा, इन्वायरमेंट में आ जाएगा वाटर या फूड में, और उस वाटर या फूड की मदद से नेक्स्ट होस्ट में ये चला जाएगा और नेक्स्ट होस्ट में ये एक्टिव हो जाएगा स्पोर और इन्फेक्शन काज करेगा। और इस पॉइंट में आपको ये भी पता चल गया कि ज़्यादातर जो एपी कम्प्लेक्शंस हैं ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो दो होस्ट में मुकम्मल करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, वो इसकी एग्जांपल है एपी कम्प्लेक्शंस की। और 9th बायो में आप पढ़ चुके कि एक प्लाज्मोडियम का होस्ट ह्यूमन है और एक प्लाज्मोडियम का होस्ट जो है वो मॉस्क्यूटो है। लाइफ साइकिल का एक हिस्सा ये मॉस्क्यूटो में और एक हिस्सा ह्यूमंस में कंप्लीट करते होते हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये जो मेजर ग्रुप्स हैं 4 प्रोटोजोन्स के ये कंप्लीट हुए। कोई क्वेश्चन आपका होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे। अगर सारी चीज़ें समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फंजाई को स्टार्ट करेंगे और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।